उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, द पिकी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। शख्सियत द पिकी टाइम्स का एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम कई सारी हस्तियों की जो संघर्ष की मिसाल है वो आपके सामने पेश करते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत है वो कुछ ऐसी है कि वो उसूलमंद है और साथ ही महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी उन्होंने सादगी को ज़हनी तौर पर अपनाया हुआ है। जी हाँ, 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पिकी टाइम्स के खास कार्यक्रम शख्सियत में। सर, चूंकि 1965 में आपका जन्म हुआ और 1990 में आप एक आईपीएस अधिकारी बने, इस बीच वो कौन सी घटना रही, वो कौन सा दृश्य रहा जिसने आपको आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया? देखिए, वैसे तो जिस तरह की शिक्षा हुई जी। और जिस तरह की कॉलेज हुई, उसमें हमेशा से ये था कि सरकारी नौकरी में जाना है जी। और प्रभावित प्रशासनिक सेवाओं से, पुलिस सेवाओं से शुरू में रहा, क्योंकि मेरे जो चाचा जी थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, पाला, पोसा, तो उनके साथ ही रहा मैं। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, तो शुरू से ही प्रेरणाएं उन्हीं से मिली, उनको देख देख के प्रेरणा मिली। हालांकि उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया कि क्या करना है, उनकी तरफ से तो पूरी छूट थी, लेकिन उनको देख के लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। और जब सिविल सर्विस परीक्षा दी तो आईपीएस मिला और सौभाग्य से राजस्थान राज्य, जो खुद का राज्य है, तो गृह राज्य है, तो फिर मैंने आईपीएस में ऑप्ट किया और आईपीएस ज्वाइन किया। जी, तो कहते हैं ना कि जब हम अभावों में जिंदगी जीते हैं तो हमें जिंदगी की कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी अहमियत समझ में आती है। बचपन में ऐसी कोई चीज रही हो जो आपको ना मिली हो और आपको उसका मलाल रहा हो? देखिए, मेरी जो जिस तरह की नेचर है, मैं हर समय जितना मिला उसमें मैंने संतोष किया। हालांकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था बहुत धनाढ़ लोग भी थे, और कई बार उस दौर में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक दो जो छात्र थे वो मोटरसाइकिल, और उस समय मोटरसाइकिल ही हुआ करती थी, उन पे आते थे, हम लोग साइकिल पे थे, तो लगता था कई बार कि हमारे पास भी मोटरसाइकिल हो। लेकिन कभी तीव्र इच्छा ऐसी नहीं हुई कि हमारे पास क्यों नहीं है, और बुरा लगा हो कि हमें भी ये मिलनी चाहिए थी। हमारे जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उन्होंने हमें ये क्यों नहीं दिया है। तो ज़िंदगी में हर समय ये लगा कि जो है उस हाल में खुश रहो, और अगर कुछ पाना है तो उसके लिए फिर मेहनत करो। बिल्कुल सर। और जब आप एक आईपीएस अधिकारी बन गए एज एन एसपी, आपको सबसे पहले राजसमंद में पोस्टिंग दी गई, तो जो कि पहली पोस्टिंग थी तो चुनौतियां भी नहीं थी, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? राजसमंद जिला उदयपुर जिले से निकला हुआ एक जिला था और सटा हुआ जिला है, और 1991 में उदयपुर से ये अलग होके, पहले उदयपुर का पार्ट था, तो 1991 में मैं ये जिला बना मैं, और मैं 95 में वहाँ एज 4th एसपी गया। अच्छा। तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो वहाँ उस समय थी, एक तो नया जिला, 4 साल पुराना ही जिला था, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ शैशव काल में थी, सेटअप ही हो रही थी। ऑफिस तब तक नहीं बना था, बिल्डिंग बन रही थी, घर बन चुका था, आवास बन चुका था, लेकिन उसमें शिफ्ट नहीं हुआ था कोई। तो मैं पहला एसपी था जो उस घर में गया। ऑफिस भी उस समय के तत्कालीन सीएम साहब ने इनॉग्रेट किया, तो कलेक्ट्रेट का पार्ट था, उसमें गए। तो ये तो खैर इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन बड़ी चुनौती माइनिंग एरिया को लेके थी। वहाँ बड़े बड़े गैंग्स ऑफ यूनिट्स उस समय एस्टेब्लिश हुए थे। उन गैंग्स ऑफ यूनिट्स में डायमंड कटर्स की बड़ी चोरी होती थी और बड़ी बड़ी गैंग्स आती थी बाहर से। तो चुनौती ये थी कि उन गैंग्स को किस तरह से पकड़ना, उन अपराधों को किस तरह से रोकना। लंबा हाईवे था, उस पर लूटपाट भी काफ़ी होती थी उस वक्त, और विशेषकर
इस तरह की लूटपाट होती थी कि कई बार उसमें आदमी को चोट भी पहुंचाई जाती थी। तो उन उन प्रकरणों को भी खोलना एक बड़ी चुनौती थी। एक चुनौती और भी थी उस वक्त, जिस तरह की गैंग्स ऑपरेट कर रही थी, बस में चढ़ जाते थे लुटेरे और बड़े तरीके से अब पैसेंजर से बात करते करते वो अटैची को उनको लग जाता था कि इस अटैची में क्या है, उसको पीछे खिसका कर अपने गैंग मेंबर्स के पास पहुंचा देते थे और एक किसी स्टॉप पे सब उतर जाते थे वो सामान लेके। और यात्री को बहुत बाद में पता चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई बार उनको पता नहीं होता था कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ चढ़े थे, कहाँ उतरे थे, जो लूट करने वाले थे। तो ये कुछ चुनौतियाँ थी। तो अपने अनुभव से जो भी अनुभव उस वक्त थोड़ा बहुत था उससे और अपनी टीम वर्क के आधार पे उसको पूरा करने की कोशिश की। क्योंकि उसके बाद जैसलमेर, गंगानगर, पाली और कई सारी, जयपुर अगर हम बात करें तो राजस्थान के लगभग सारे जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी है। यहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक सारी जो गतिविधियां हैं उनसे आप वाकिफ है। लेकिन जब आप दिल्ली पहुंचे तो वहां पर किस तरीके की एक मुश्किल थी, क्योंकि वहां पर हर तरह की विचारधाराओं का समागम होता है? जी, जब मैं एसपी जोधपुर सिटी था तो तब तक वो मेरा 7वां जिला था और मुझे कुछ अपने जीवन में एक नया तरह का कुछ काम करने की इच्छा हुई और उस वक्त लगा कि अब जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सेंट्रल डेपुटेशन पे मुझे जाना चाहिए, बोथ मेरे करियर एडवांसमेंट के लिए भी और एक फैमिली को एक नया एक एक्सपीरियंस देने के लिए भी। तो उस वक्त सोचा कि डेपुटेशन पे जाया जाए और मैंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एज डीआईजी ज्वाइन किया। तब तक प्रमोशन वहाँ सेंटर में हो चुका था। तो 4 साल में एज डीआईजी न्यू दिल्ली सीआरपीएफ रहा, जिसमें 10 बटालियन थी और एक बटालियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में थी, एक बटालियन जो एसपीजी के साथ साथ उनका काम था, वो जो आउटर पेरीमीटर में एसपीजी के काम करते हैं वर्दीधारी लोग, उसको स्पेशल ड्यूटी ग्रुप कहते थे, वो बटालियन मेरे पास थी। और दिल्ली पुलिस की मदद के लिए लॉ एंड ऑर्डर और अन्य ड्यूटियों के लिए अन्य बटालियन थी। तो एक महिला बटालियन भी थी। तो काफ़ी चुनौती थी, अलग अलग तरह का काम था और पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की मदद के लिए पार्लियामेंट की सुरक्षा, प्रधानमंत्री महोदय के साथ और जो वीवीआईपीज़ के साथ एसपीजी रहती है उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और फैमिली के लिए भी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि बच्चों को एक स्थायित्व मिला। जो हर साल स्कूल बदल रहा था, घर बदल रहा था, वहाँ जाके एक स्थायित्व मिला। बच्चों को एक स्कूल ऐसी मिली जहाँ वो कई साल तक एक साथ रहे और एक दोनों ही तरह से प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली वो एक तरह से ग्रोथ का एक अच्छा मौका मिला। परिवार का जो कि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, क्या मतलब चूंकि आप एक ऐसे पद पर आसीन हैं, परिवार के लिए वक्त मिल पाता है आपको? बहुत सी जगह पे तो नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्टिंग भी हुई जहाँ परिवार के लिए समय मिला। मैं जैसे सीआरपीएफ में था तो इस तरह की लॉ एंड ड्यूटी डायरेक्ट नहीं थी हमारी, तो समय मिल जाता था। वहाँ काफ़ी समय परिवार को दिया। लेकिन जहाँ जिलों में जहाँ एसपीज रहे वहाँ तो आप जानते हैं पुलिस का काम 24/7 365 डेज है और छुट्टी भी कम मिलती है, तो वहाँ परिवार के लिए कम समय मिला। और अभी भी जैसे मैं जिस पद पे हूँ एडीजी क्राइम, यहाँ भी जिस तरह का वर्क है तो यहाँ भी कम समय मिल पाता है। लेकिन परिवार भी अब उसको पता है कि जितना समय मिल पाता है क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी टाइम जो मिलता है, जितना भी समय मिलता है, कोशिश करते हैं हम सभी परिवार वाले आपस में उसका सदुपयोग कर सकें। जी, चूँकि हम अक्सर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो अक्सर देखी जाती है। आप जम्मू कश्मीर में आईजी भी रहे सीआरपीएफ में, तो उस दौरान कोई ऐसा वाकया या कोई अभियान याद आता है जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा? देखिए, वहाँ जब मैं आईजी श्रीनगर सीआरपीएफ था, करीब 1.5 साल में रहा 2011-12 में, रिलेटिवली उस वक्त
शांति थी, लेकिन बहुत सी घटनाएं इस तरह होती थी सडनली, जिसपे एकदम से पूरी फोर्स को गैल्वनाइज करना पड़ता था। ग्रेनेड थ्रोइंग की घटनाएं अक्सर होती थी, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं करीब करीब हर रोज होती थी, जिसमें हमारे जो सीआरपीएफ के कर्मी थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में तैनात रहते हैं, और वहाँ करीब 25 बटालियन मेरे अंडर चार्ज थी एज आईजी श्रीनगर सीआरपीएफ। तो उनकी ड्यूटीज़ के संबंध में रोज़ उनको टास्किंग करना और उनके वेलफेयर के बारे में, क्योंकि वेलफेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे जवानों का होता है, जिस भी फोर्स में होता है, चाहे स्टेट पुलिस में हो या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या केंद्र बल, जो भी दूसरे हैं, जवानों का वेलफेयर और उनका मोटिवेशन लेवल हर समय उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो रिमोट जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह के ड्यूटी दे रहे हैं। तो उन ऑफिसर्स का दायित्व रहता है कि उनको हर समय मोटिवेट रखें और उनके जितने भी कल्याण संबंधी कार्य हैं उन पे बहुत बहुत वो ध्यान दें। तो चैलेंजिंग रोल रहा, लेकिन उन सब एक टीम वर्क के रूप में उस पर भी हम लोगों ने अच्छा काम किया वहाँ पे। जी, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, तो इस जिम्मेदारी पर कोई आंच ना आए, इसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? देखिए, जब जिलों में रहे तो एज डिस्ट्रिक्ट एसपी आपकी पूरी जिम्मेदारी रहती है, अपराध नियंत्रण, अपराध अनुसंधान, कानून व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी है, तो उसमें जो भी बन पड़ता है पुलिस के लेवल पे, वो एज डिस्ट्रिक्ट एसपीज को करना पड़ता है। और हमने भी जब एसपी रहे हम लोग, तो वो हमें करना पड़ा। लेकिन पुलिस मुख्यालय की भूमिका एक अलग भूमिका होती है, एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, एसपीज लगे होते हैं या आईजीज लगे होते हैं, उनका लगातार उनको मार्गदर्शन देना, उनको नीति निर्धारण करना कि किस में कैसे क्या करना है, और गाइडेंस लगातार करते रहना। और एक तरह से सरकार और जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन हैं, एसपीज हैं, उनके बीच में एक सेतु पुलिस मुख्यालय बनता है। और विशेषकर जो ये पद है एडीजी क्राइम ब्रांच का, उसमें पूरे स्टेट में जितना भी क्राइम होता है, उस क्राइम के कंट्रोल के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं क्राइम में, उसका विश्लेषण, और उन विश्लेषण करके फिर क्या क्या इंटरवेंशंस, पॉलिसी इंटरवेंशंस, किस तरह की नीति बने, किस तरह का एक एडवाइजरीज डिस्ट्रिक्ट एसपीज को जारी हो, इस पे लगातार काम चलता रहता है। जी, हाल ही में जो कि एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है अपराध में, क्या वजह है सर कि लगातार अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंतनीय है? आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा, क्योंकि राजस्थान एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट को लेके काफ़ी न्यूज़ में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़े आंकड़े, जिससे आपको थोड़ी स्थिति आपको क्लियर होगी। जो बताया जा रहा है वो स्थिति नहीं है। आईपीसी ऑफेंस में राजस्थान नंबर 7 है पूरे कंट्री में, हमारा नंबर 7वां स्थान है। जो रेप की बात की जा रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि रेप नंबर 1 है, रेप में हम नंबर 1 नहीं है, रेप में नंबर 2 की पोजीशन है, नंबर 1 मध्य प्रदेश है। इसमें जो आंकड़े बताए गए, लोगों ने जो पहला कॉलम है एनसीआरबी के उस चार्ट का, वो पहले कॉलम में हमारा आंकड़ा उठाया है, लेकिन उसमें पहला कॉलम ना उठा के उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 18 से ऊपर प्लस 18 से नीचे दोनों को जोड़ के और पॉक्सो केसेस को जोड़ के अगर जो फिगर बनता है, उसमें राजस्थान फर्स्ट नंबर नहीं है, उसमें राजस्थान सेकंड नंबर है। दूसरी बात, जनरली 18 एंड अबव के जो रेप केसेस होते हैं, उसमें बहुत सी बार हमने देखा है कि कंसेंट के मामले होते हैं, सहमति के मामले होते हैं, और उसमें करीब करीब 45% केसेस फॉल्स रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन 18 से कम के जो केसेस हैं और पॉक्सो केसेस हैं, कानूनन उसमें कंसेंट का मतलब नहीं होता है, और उसमें जो चालान प्रतिशत है वो काफ़ी हाई है। और वास्तव में अगर किसी को आंकड़ों की बात करनी चाहिए तो वो पॉक्सो और 18 से कम के नीचे जो बच्चियों की सुरक्षा की बात है वो करनी चाहिए, और इसमें राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस की है कि फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे हम।
तो महिलाओं और बच्चियों को एक संबल मिला है अपनी एफआईआर दर्ज कराने का। तो बालिग नाबालिग केसेस में, पॉक्सो केसेस में हमारा 12वां स्थान है कंट्री में। हम ये सारे केसेस दर्ज करते हैं और उसके बावजूद भी हमारा 12वां स्थान है। तो ये भ्रांति राजस्थान के बारे में जो है कि नंबर 1 है, हम नंबर 1 नहीं है। पॉक्सो केसेस, असली केसेस जो देखने चाहिए वो 18 से कम के केसेस देखने चाहिए, क्योंकि दूसरे केसेस में सहमति है, इसमें सहमति की बात नहीं आती कानूनन। तो इसमें हमारा नंबर 12वां स्थान है। सर, चूंकि हम देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वीमेंस एक संवेदनशील मुद्दा है और अक्सर जो रेप केसेस की घटनाएं बढ़ती जाती है, तो इसे रोकने को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम आप समय समय पर उठाते रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले तो समस्या को एक्सेप्ट करना है जी। और उसके लिए कानूनन एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी किसी की, तो लीगल प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। तो सबसे पहला कदम तो जो राज्य सरकार ने उठाया वो ये है कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी थाने पे आएगा एफआईआर दर्ज होगी, अगर उसका केस बनता है तो। सच्चा झूठा है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ आंकड़े जो बढ़े हैं वो फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण बढ़े हैं। और आपको ये महसूस, हमें सबको पता है कि अंतिम पंक्ति में महिलाएं और कमजोर वर्ग रहते हैं। थाने में अगर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस वाला है वो अपनी एफआईआर दर्ज करा लेता है, लेकिन महिलाएं और कमजोर वर्ग सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं और उनके लिए मुकदमा दर्ज कराना, एफआईआर दर्ज कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो राज्य सरकार ने जब पॉलिसी जारी की फ्री रजिस्ट्रेशन की, तो इन वर्गों को, महिला और कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वो अब अपनी एफआईआर तुरंत दर्ज करा सकते हैं बिना किसी संकोच के, और उनके में एक हिम्मत आई है। तो एक ये सबसे बड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन राज्य सरकार के लेवल पे हुआ। दूसरी चीज जो हुई वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हर जिले में अब एक एडिशनल एसपी की पोस्ट राज्य सरकार ने दी है, जो केवल महिला अत्याचार, रेप केसेस, इन केसेस को डील करेगा और उन केसेस को सुपरवाइज करेगा। इसके अलावा सुरक्षा सखी, सीएलजी की तरह महिलाओं की एक समूह बनाया हर थाने पे, सुरक्षा सखी के नाम से। ये वो समूह है पब्लिक के में से जो महिलाएं हैं जो पुलिस के साथ जुड़ती हैं और एक ब्रिज के रूप में, एक सेतु के रूप में आम जन और पुलिस थाने के बीच में जुड़ती हैं। तो जो भी समस्याएं महिलाओं की हैं वो लाके पुलिस के ध्यान में लाती हैं। किसी क्षेत्र में कुछ हो रहा है पुलिस को बताती हैं। तो ये एक इंटरवेंशन भी काफ़ी एक अच्छा कदम पुलिस का रहा है। पुलिस मित्र काफ़ी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं जो पुलिस की इमदाद करते हैं, और हर गांव में अब ग्राम रक्षक राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो गांव में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है लोकल एसएचओ को बताने की। तो बहुत सारे, और फिर लगातार हम ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं, सेमिनार्स कराते रहते हैं। महिलाओं के लिए एक और चीज बहुत बड़ी की है पुलिस विभाग ने, वो आत्मरक्षा ट्रेनिंग, जो हमारे हर पुलिस लाइन में भी हो रही है और स्कूल कॉलेज जाकर भी हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो करवा रहे हैं, ताकि महिलाओं में एक विश्वास उत्पन्न हो और उनको अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में भी उनको एक ट्रेनिंग मिल सके। जी, क्योंकि ऑनलाइन जो ब्लैकमेलिंग केसेस है वो भी काफी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करवाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस तरीके से निर्देशित करते हैं ताकि जो पीड़ित को है वो न्याय मिल सके। ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा साइबर क्राइम का जो आजकल घटनाएं बढ़ रही हैं और ये लीप्स एंड बाउंड में बढ़ रही हैं, और जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो करीब सारा अब साइबर स्पेस पे शिफ्ट हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम अवेयर रहेंगे कि हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, विशेषकर स्मार्टफोन पे हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर नहीं कर रहे हैं। बैंक्स अक्सर एडवाइजरी डालती रहती हैं कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करें, अपने बैंक डिटेल्स किसी को भी नहीं दें। तो कई बार हमें जो लिंक्स आते हैं उनको अनावश्यक उन लिंक्स पे हम क्लिक ना करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आम जन को जानकारी होनी चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उससे बचाव बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो बचाव है।
आम जन को जागरूक रहना पड़ेगा साइबर क्राइम के बारे में, और अगर हो भी जाता है तो उसके बारे में हम साइबर थाने हमारे अब हर ज़िले में अब स्थापित होंगे। 2 साइबर थाने हैं अभी जितने भी प्रकरण ऐसे आते हैं उनको हम लोग डील करते हैं। जो गबन की हुई राशि है थ्रू साइबर स्पेस, उसको बैंक्स को के मार्फत हम उसको ब्लॉक करवाते हैं, उसको रिकवर करवाते हैं। और जो ये ऑनलाइन हनी ट्रैप की बातें हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो ऑनलाइन चीटिंग है, उन सब पे अलग अलग तरीके से ना केवल अवेयर करवाते हैं लोगों को, बल्कि अब हमारी जो पूरी टीम है पुलिस कर्मियों की, उनको लगातार हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में साइबर क्राइम पे जो भी अपराध हो रहे हैं उन पे हम अच्छी तरह निपट सकें। आज की तारीख में ये सबसे बड़ी चुनौती सबके सामने है, और इस पे आम जन को और सबको मिलके एक साथ इसमें योगदान देना पड़ेगा। आम जन का योगदान तो ये है कि वो अवेयर रहें, और पुलिस का भूमिका ये है कि क्राइम जब हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी हम रोक सकें, लोगों को उनकी गबन की हुई राशि को लौटवा सकें। जी सर, चूंकि हाल ही में अभी एक मुद्दा बीच में आया था कि जालोर जिले के सुरनाना गांव में एक दलित बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद आप भी निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। क्या कुछ अब तक जांच में आया है सामने? देखिए, मैंने पहले भी मीडिया में कहा था कि तफ्तीश अभी भी पेंडिंग है, और जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है, जब तक कि उसमें अंतिम नतीजा अनुसंधान अधिकारी नहीं देता है, तब तक उस पर राय व्यक्त करना किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो पुलिस विभाग में, केवल वो अनुसंधान अधिकारी का नतीजा जब देता है तभी कोई सीनियर ऑफिसर उसके बारे में राय व्यक्त कर सकता है। इतना जरूर कह सकता हूँ कि उस प्रकरण में सारे पहलुओं पे जो अनुसंधान अधिकारी, जो अब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जा चुका है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी जो है वो हर मुद्दे पे हमने उनको बताया हुआ है, एडवाइजरी जारी की हुई है कि किन किन एंगल्स पे उनको तफ्तीश करनी है। तो वो हर एक बिंदु पे तफ्तीश कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि जल्द ही वो अपनी पूरी तफ्तीश पूरी करेंगे, और जो भी परिणाम आएगा वो न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि आमजन के बीच ही कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अब उदयपुर वाली अगर घटना हम देखें तो उस पर किस तरीके से अपराधियों पर आप नकेल कसने की कोशिश करते हैं? देखिए, इसमें कानूनन जो हमारे पास अधिकार अख्तियार हैं वो सारे यूज़ करते हैं, प्रिवेंटिव सेक्शंस भी यूज़ करते हैं। 151 में बंद करते हैं, पाबंद कराते हैं, पाबंद होने के बाद फिर करता है तो 122 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हैं। 110 सीआरपीसी अगर उसका रिकॉर्ड बनता आ रहा है तो 110 सीआरपीसी के अंडर कार्रवाई करते हैं। हिस्ट्री शीट खोलते हैं, ज़्यादा अगर वो हार्डकोर टाइप है तो हार्डकोर की लिस्ट में उसको लेते हैं, और अगर कोई अपराध घटित करता है तो एफआईआर दर्ज होती है रेलिवेंट सेक्शंस में, और उसको फिर अनुसंधान करके तफ्तीश करके उसका चालान करते हैं, और कोशिश करते हैं कि केस ऑफिसर स्कीम में उसको लेके लगातार डे टू डे हियरिंग कराकर कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसमें सजा दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि आम जन में ऐसे लोगों पर को जो जब सजा मिलती है तो आम जन में भी एक विश्वास उत्पन्न होता है कि इसी अपराधी को सजा मिली है। तो जितने भी कानूनन उपाय हैं वो सारे हम करते हैं, ताकि अपराधियों पे अंकुश लगा रहे, और कोई अपराध करता है तो फिर उसको सजा दिलवाए। जी बिल्कुल। सर, चूंकि इस पेशे में रहते हुए आपको एक लंबा अनुभव हो गया है, एक लंबा जो कार्यकाल है आपका इसमें बीता है, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार किसी चीज को, बड़े कोई जो प्रकरण हुआ और उसको सुलझाया, जब जितने भी करियर में जितने भी बड़े बड़े कोई अनट्रेस्ड मामले हुए, कोई ब्लाइंड मर्डर हुआ, कोई बड़ी डकैती हुई, कोई ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें कुछ शुरू में लग नहीं रहा कि क्या इसका कहाँ से इसको खोला जाएगा, कैसे खोला जाएगा, तो जब वो सक्सेसफुली ट्रेस आउट होता है तो बहुत बड़ी एक संतुष्टि मिलती है। उसके अलावा कई बार परिवादी कुछ आते हैं अपनी समस्या लेके, और तुरंत एज डिस्ट्रिक्ट एसपी अगर आप इंटरवेंशन करते हो, या इवन एज यहाँ पे भी एज एडीजी क्राइम हम इंटरवीन करते हैं
और उसके बाद उस परिवादी की व्यथा अगर हम सल्टा पाते हैं, और अगली बार जब वो अगर कोई आता है और अपनी मुस्कान से धन्यवाद देता है और कहता है कि मेरा काम हो गया, तो एक ये बहुत बड़ी एक संतुष्टि मिलती है। और ये लगता है कि पुलिस एक ऐसा विभाग है जो कई बार तुरंत किसी चीज़ का तुरंत एक तरह से न्याय दिला सकता है। न्याय तो मैं नहीं कहूँगा, न्याय तो कोर्ट ही दिलाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में पुलिस एक तुरंत रिलीफ जो है परिवादी को दिला सकती है। और उसमें जो आम नागरिक है वो जब उसको ऐसी राहत मिलती है तो उनके चेहरे पे जो खुशी या राहत की एक बात देखते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात, सबसे एक खुशी की बात किसी भी पुलिस अफसर के लिए होती है। और मेरे लिए भी रही कि जब ऐसे मौके आए और उसमें तुरंत कुछ हासिल हुआ पुलिस के काम में, तो एक बहुत सुकून की स्थिति मिली। आज तक कोई ऐसी घटना रही जो आपको आज भी झकझोर कर रख देती है अब तक के कार्यकाल तक? बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर घटना नहीं है, लेकिन कम्युनल इंसिडेंट्स को डील करने में जब बहुत ही विकराल स्थिति हो जाती है, दोनों तरफ से दो पक्ष लड़ रहे हों और पुलिस बीच में है, और किस तरह से उस स्थिति को अवॉइड किया जाए ताकि दो पक्ष नहीं भिड़ें, अपने आदमियों को भी सुरक्षित रखते हुए जान माल की रक्षा भी होती रहे। तो ये कई बार ऐसे प्रकरण आते हैं और कई बार वो कई दिन तक फील्ड में रहना पड़ता है, कई दिन तक आपको उस समस्या से जूझना पड़ता है। तो ये चुनौती वाले काम होते हैं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी होती थी जिलों में जहां आपको लगातार ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कब अंत होगा, और जब वो अंत होता है तो उस पे जो जिस तरह की उसके बाद की जो इफेक्ट्स होते हैं उसके, तो चुनौतियां होती हैं। लेकिन हर पुलिसकर्मी और अधिकारी के जीवन काल में, करियर में ऐसी चुनौतियां आती हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर घटना ऐसी है जिसमें उदयपुर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के मोहल्ले पे अटैक करना चाह रहा था, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में लोगों की जानें जा सकती थी। और उस वक्त उसको अवॉइड किया गया, उसको रोका गया। तो उससे वो काफ़ी उस मौके पर काफ़ी झकझोर कर रखने वाली घटना थी, लेकिन उसको अवॉइड कर पाए, उसको रोक पाए, तो एक संतुष्टि वाली बात भी हुई। हालांकि उसके जो परिणाम हुए वो पर्सनली मेरे लिए अच्छे नहीं हुए, लेकिन ये एक सर्विस का पार्ट है। उतार चढ़ाव हमारी नौकरी में चलते रहते हैं, आते रहते हैं, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी है। तो लेकिन अंत में जब आप बैठ के देखते हैं करियर के अंतिम पड़ाव पे, जब आप ये घटनाएं देखते हैं तो खट्टी मीठी काफ़ी यादें होती हैं। कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ खट्टे अनुभव होते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं, लेकिन सभी अनुभव कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और उससे सीख लेनी चाहिए आगे, ताकि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों हो सके। सर, जो कि देश के विकास में युवाओं का एक सबसे बड़ा योगदान होता है, तो आज जो देश के युवा हैं सही दिशा की ओर अग्रसर हो, उन्हें आप क्या संदेश देंगे द विकी टाइम्स के माध्यम से? युवाओं को तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी कुछ प्राप्त हो जाएगा तो वो एक तरह से असंभव है। बहुत ही कम लोग जो या तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि उनके पास बहुत पैसा है तो वो तुरंत किसी उद्योग में अपने पिताजी की जगह बैठ जाएं उस कुर्सी पे और काम करना शुरू कर दें, तो वो तो एक बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। लेकिन अधिकतर युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए जूझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और ये नशे की प्रवृत्ति लगातार युवाओं में बढ़ती जा रही है और जो एज ग्रुप है वो भी और कम होते जा रहा है। तो ये हम सबके लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हम पुलिस विभाग में लगातार ये चीज़ देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, डील करते रहते हैं। तो युवाओं से यही अपील है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, क्योंकि आप युवा हैं और आज की तारीख में हमारे देश में 15 से 35
वर्ष की जो एज ग्रुप है वो करीब करीब 60% हमारा युवा वर्ग है पूरे देश में। तो हमारा जो एक पॉपुलेशन डिविडेंड है, ये एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग है युवाओं का, जो देश को अब आगे ले जा सकता है। और पूरा देश अब आने वाले समय में आपके हाथ में है। और अगर हम नशे की प्रवृत्ति से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के निर्माण में, देश के विकास में और आगे आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं उनको अच्छी सीख देने में हम लोग सभी कामयाब रहेंगे। ये युवाओं पर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी करें आप एक अच्छे मन से करें, मेहनत से करें, प्लानिंग से करें और किसी भी चीज़ में फेलियर से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, हर व्यक्ति के आते हैं। हर एक अनुभव से आप एक सीख लें, उससे आप लर्न करें, सीखें, ताकि उसको रिपीट ज़रूर ना करें, लेकिन वो जो भी आपके सेटबैक्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। उन सेटबैक से भी आप सीखें और आगे बढ़ते रहें, नशे से दूर रहें और देश के विकास में और देश की उन्नति में सदा आप सहयोग करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, द पिकी टाइम्स के साथ खास बातचीत के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थी एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहता जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी किसी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।